नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है। नोट्स के साथ भी समस्या होती है, या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात होती है टेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ताकि आपको जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि गलती कहाँ से हो रही है। आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रही है, समष्टि अर्थशास्त्र में हो रही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो रही है? और आप उन गलतियों को पढ़ करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको समय समय पे दिया जाता है, तो आप टेस्ट सीरीज भी दिया करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जाएगी जब आपका एग्जाम करीब आएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीका है सफलता प्राप्त करने का। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट पढ़िए। अगर जो आप एप्लीकेशन पे इसको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास सिखा रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ही कम समय में इकोनॉमिक्स को बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी बैचेज चल रही हैं, अलग अलग बैचेज चल रही हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है, उत्तराखंड उत्तराखंड लेक्चरर और एलटी की क्लास चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास अवेलेबल है, मध्य प्रदेश स्टेट एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और बिहार पीजीटी, सबकी अलग अलग क्लास है दोस्तों। और आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपके बैच में। और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तभी नया बैच शुरू किया जाएगा, आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। तो बात करें अगर जो कोर्सेज की, तो मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी। तो आपको सिंपली दोस्तों इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे भी आ रहा है। अगर जो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करना है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। अगर जो अलग से आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, करंट चाहिए, कुछ भी अलग से चाहिए, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज एक बात ध्यान में रखिएगा कि आज के जो प्रश्न होंगे वो थोड़े से अच्छे प्रश्न होंगे, थोड़े से ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल सीधा नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आसान प्रश्न जो हैं वो आज थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन कठिन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपके पेपर में
कभी कभी क्या होता है कि पेपर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, कठिन प्रश्न पत्र बना दिए जाते हैं। तो अगर जो कठिन प्रश्न पत्र बनता है दोस्तों, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। और अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो किंस साहब की बात करें तो क्या बोल रहे हैं भैया, किंस साहब ने क्या कहा था, किंस साहब ने राजकोषीय नीति पे बल दिया था। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या कहा था कि देखिए सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो। ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो, जहां पे क्या होता है, समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर होगा। और जब मांग व पूर्ति क्रियाशील होगा, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी की जो समस्या होगी वो खत्म हो सकती है, क्योंकि मांग व पूर्ति क्या हो चुका होता है, क्रियाशील हो चुका होता है। तो एक तरफ मांग होता है और दूसरी तरफ पूर्ति अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ता है। तो जब उत्पादन बढ़ने लगेगा तो मंदी की स्थिति क्या होगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जेबी शेष साहब की अगर जो बात करें तो जेबी शेष साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। पीगू साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए अगर जो आपको बेरोजगारी की समस्या से निपटना है ना, तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो आपको बेरोजगारी की समस्या से निपटना है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी पड़ेगी। और फिशर साहब सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों, फिशर साहब क्या, MV इज इक्वल टू PT, MV इज इक्वल टू PT क्या बोलते हैं कि अगर जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी 3, 4, 1, 2 बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आगे मूव करेंगे कि किसी वाणिज्य बैंक के ऋण प्रदेयता और निवेश में वृद्धि की क्षमता निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन सा प्रश्न है भाई, कि कोई एक वाणिज्यिक बैंक है, उसकी ऋण देने की क्षमता और निवेश में वृद्धि की क्षमता किस बात पे निर्भर करती है भाई, किस बात पे निर्भर करती है बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी, बिल्कुल, तो देखिए एक बात ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण प्रदेयता मतलब वो ऋण देगा और निवेश में वृद्धि की क्षमता किस बात पे निर्भर करती है। तो देखिए इसमें जो होगा ना दोस्तों, ये उत्तर इसका राइट हो जाएगा, अतिरिक्त नगदी रिजर्व पर। ठीक है, जब जब वाणिज्यिक बैंकों के पास अतिरिक्त नगदी होगा, जब नगद इनके पास ज्यादा होगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ये ग्राहकों को ऋण क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। तो यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। जितने लोग भी नगद स्थिति पे बोल रहे हैं, नगद स्थिति की स्थिति अलग होती है जब प्रश्न की प्रकृति अलग होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है कि किसी वाणिज्यिक बैंक के ऋण देय प्रदेयता और निवेश में वृद्धि की क्षमता किस पे निर्भर करती है। तो भैया अगर जो अतिरिक्त नगदी रिजर्व रहेगा वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो इसका मतलब कि वाणिज्यिक बैंक के पास मुद्रा ज्यादा, और जब उनके पास मुद्रा ज्यादा होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि वो ऋण क्या कर सकते हैं, ज्यादा बांट सकते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा की लेन देन और पूर्वोपाय मांगों के योग को सामान्यतः लिया जाता है, किस रूप में लिया जाता है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आराम से और ध्यान से आज के सेशन को बहुत ही आराम और ध्यान से देखना है।
प्यार से प्रश्न को करना है ना, बहुत ही तल्लीनता के साथ। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न बताइए सर कि मुद्रा की लेन देन और पूर्वोपाय मांगों के योग को सामान्यता लिया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर अगेन सी बोल रहे हैं। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये होता है निष्क्रिय नगद शेष के रूप में। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। हाँ, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुद्रा की लेन देन और पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा शेष पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है? निष्क्रिय नगद शेष होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा। हो सकता है कि आज कुछ प्रश्नों में आप ज्यादा कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा आराम से, थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा सा प्रश्न को समझ के उत्तर देना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को समझ के उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारत की मुद्रा बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अगर जो आज का जो सेशन है इस लेवल को आप मेंटेन कर लिए ना, तो आप विश्वास मानिए कि आप इकोनॉमिक्स में कभी भी क्या होगा? फेल नहीं होने वाले, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आज का जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड तक अगर जो आप पहुंच पा रहे हैं तब, ठीक है, काफी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आएंगे जो जहाँ पे क्या होगा? इकोनॉमिक्स की गहराई को आपको समझना पड़ेगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। किसका है भाई जन्मदिन आज? चलिए दीक्षा सिंह जी को हमारी तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आपको जिंदगी में हर एक सफलता मिले और जिंदगी में जो नई नई चैलेंजेस आए उन सभी चैलेंजेस से आप सफलता पूर्वक क्या पार पा पाए, यही हम लोगों की मनोकामना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? अगला प्रश्न कि भारत की मुद्रा बाजार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सभी लोग सी बोल रहे हैं, अगेन सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए भारत में अगर जो बात किया जाए भारत की मुद्रा बाजार की विशेषताओं को, तो अब अगर जो इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से समझते होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यह अल्पकालिक अधिशेष के रूप में लाभप्रद निवेश के रास्ते को ढूंढ लेती है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। यह बैंकों के लिए अल्पकालिक निधि प्रदान करती है, ये भी बात भैया बिल्कुल 100% ठीक है। यह वाणिज्यिक बैंकों को मुद्रा बाजार के विनिमय के लिए सामरिक भूमिका प्रदान करती है, ठीक है। मुद्रा बाजार की विशेषताओं को देखते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों को मुद्रा बाजार के विनिमय के लिए सामरिक भूमिका प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक है। यह सट्टा दर को प्रमुख यंत्र की भूमिका प्रदान करती है। नहीं भैया, सट्टा दर का इससे कोई संबंध ही नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 1 2 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपायों पे विचार करिए और बताइए कि उपरोक्त उपायों में से कौन सा उपाय बैंक जो होता है उपरोक्त उपाय में से कौन सा उपाय करता है। बिल्कुल ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, चलिए बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित उपायों पे आप विचार कर लीजिए और विचार करके बताइए कि बैंक उपरोक्त उपायों में से कौन सा प्रयोग करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से करिए, गलती नहीं होना चाहिए। डी बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक उपरोक्त उपायों में से कौन सा उपयोग करता है। ठीक है, मतलब आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में अगर जो महंगाई आती है, तो उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या क्या कदम उठाता है।
तो देखिए बैंक दर में परिवर्तन करता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर जो बैंक दर में परिवर्तन करेगा, बैंक दर को बढ़ाएगा, तो मुद्रा की जो आपूर्ति होगी वो किसके पास पहुंचेगी? वाणिज्यिक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से वो आरबीआई के पास पहुंचेगी। खुले बाजार की क्रियाओं में वो क्या करता है? प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। इससे भी जो मुद्रा होगी वो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। नगद रिजर्व अनुपात को बढ़ाएगा, तो ये भी दोस्तों मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। अर्थात ये तीनों जो चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए कारगर होती हैं, और मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तभी जाकर के क्या होता है दोस्तों की मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान होती है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल ठीक नहीं है? बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, चलिए बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई बताइए। यहाँ पे किन साहब ही है, किन साहब से ही संबंधित स्टेटमेंट है। तो किन साहब ने क्या कहा था? किन साहब ने क्या कहा था? मुद्रा की अपेक्षा, बताइए। सभी लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। मांग जो होता है वो क्या होता है? ब्याज दर का फलन होता है। ब्याज दर का फलन होता है। अगर जो आप अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो क्या बोला था भैया कि किन्स ने निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो किन साहब थे उन्होंने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, मुद्रा की अपेक्षा मांग जो होता है वो ब्याज दर का फलन होता है। अर्थात मांग को इन्होंने ब्याज दर के फलन के अंतर्गत बताया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है भाई? सी ना? हाँ, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर भी ठीक है कि मुद्रा की अपेक्षा मांग आय का फलन होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुद्रा की अपेक्षा मांग आय का फलन नहीं होता है। मुद्रा की अपेक्षा मांग जो होता है वो ब्याज दर का फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। हाँ, सक्रिय शेष वाली यहाँ पे बात हो रही है, इस बात को समझिएगा। आय फलन वाले कॉन्सेप्ट को, सक्रिय शेष वाली जो बात होती है उसको यहाँ पे कर रहा है, उस बात को समझिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं सभी लोग, सबको पता है डी। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? कल किया गया था ना हम लोग। तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है, ब्याज भुगतान, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? डी बोलेंगे। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। और यहाँ पे क्या दिया है? आय घाटा दिया है। आय घाटा होता ही नहीं भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि एक प्रगतिशील कर प्रणाली निम्नलिखित में से किसके संगत होती है? अब आप तो अक्सर पढ़ते आए हैं कि सर जी, प्रगतिशील कर प्रणाली का क्या होता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर की दरों में भी वृद्धि होती है। सर अभी तो आपने यही बताया, लेकिन ये चार ऑप्शन कैसा पूछ दिया? चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर जो आप लगातार नहीं पढ़ रहे हैं ना, अगर जो आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे, अपना बेस्ट नहीं दे रहे, प्रयास नहीं कर रहे, तो आप कभी भी भविष्य में जा करके अपने आप से ये नहीं कह सकते हैं कि
हमारा तो भाग्य ही खराब था, हमें तो नौकरी ही नहीं मिली, इतने लोगों को नौकरी मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है ना। तो देखिए, कम से कम आप इतना प्रयास करिए ना कि जब आप अकेले हो तो आप अपने आप से कह सके कि भाई हमने प्रयास बहुत किया, हमने मेहनत बहुत किया। ठीक है, अगर जो अपने आप से आप ये बात कह पा रहे हैं कि आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, तो नो डाउट आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी सफलताएं आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर जो आपको ये लगता है कि भाई नहीं ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा, तो ये देखा जाएगा, हो जाएगा ऐसा कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि एक प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निरंतर लगे हैं, तो जो निरंतर लगे हैं उससे आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो आप निरंतर नहीं लगे हैं तो निरंतर लगिए, रोज प्रयास करिए, मेहनत रोज करिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े आप ज्ञानी होने चाहिए। अगर जो आपके पास मेहनत करने की क्षमता है तो आप ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन अगर जो आप ज्ञानी हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत चंद दिनों में क्या हो जाएंगे, गोलू बन जाएंगे। तो गोलू से ज्ञानी बन सकते हैं, ठीक है, और ज्ञानी से गोलू भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मेहनत पे डिपेंड करती है। तो कम से कम इतना मेहनत जिंदगी में कर लीजिए कि कभी भी आप अपने आप से ये बात कर सके कि यार हमने प्रयास बहुत किया। ठीक है, फिर आपको जिंदगी में कभी असंतुष्टि नहीं मिलने वाली है। चलिए बताइए सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर आकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर की दरों में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि एक प्रगतिशील कर प्रणाली निम्नलिखित में से किसके संगत होती है? तो ऊर्ध्वाधर औचित्य के। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल इसका उदाहरण क्या है? आयकर है। अब इस प्रश्न में क्या है कि घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में कभी कभार पूछे जाते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रश्न को तल्लीनता से और प्यार से पढ़ना है भाई, ठीक है, क्योंकि आपको ये नंबर दिलाएंगे। ठीक है, देखिए, वस्तुओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन साधनों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के स्थापन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब वस्तुओं का मुफ्त व्यापार आपस में व्यापार करने वाले राष्ट्रों के मध्य सभी उत्पादन साधनों की दोनों निरपेक्ष तथा अपेक्षित कीमतों में समानता लाता है। यह सिद्धांत किसका है? इतना बड़ा सा प्रश्न है ना, बहुत सारे लोग पेपर में देखते हैं तो घबरा जाते हैं। इस प्रश्न को लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो बड़े आराम से आप जानते होंगे कि ये कौन सी थ्योरी है। ठीक है, सभी लोग उत्तर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सी बोल रहे हैं सभी लोग, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साधन एंडाउनमेंट सिद्धांत के रूप में कौन थियरी दिया था भैया? ये कौन दिया था? साधन भिन्नता की बात कौन करता है? कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार आपको बताया। तो जितने भी लोग यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। हेक्सर रोलिंग साहब ने कहा था ना कि साधन गतिशील है, सॉरी वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। उसी प्रश्न को ये क्या कर रहे हैं, एक लेवल आगे बढ़ा करके थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के कुछ शब्द ज्यादा इसमें एडअप कर दे रहे हैं और छात्र को क्या कर दे रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हेक्सर रोलिंग साहब ने कहा था ना, कल ही तो पढ़े थे कि साधन गतिशील नहीं, वस्तुएं गतिशील है, सॉरी साधन गतिशील नहीं है इसलिए वस्तुएं गतिशील है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बने रहिए यार। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ रहूंगा। और देखिए, पीछे जितना भी एग्जाम हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, झारखंड का हुआ, कहीं का भी एग्जाम हुआ, सभी लोगों ने यही कहा कि सर आप जितना कराए थे सब कुछ पूछा गया। वो क्यों पूछा गया? क्योंकि हम लोग इतना मेहनत ही कर रहे हैं भाई। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इतने तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, भाई कहाँ से प्रश्न आएगा? बशर्ते आप लगिए कंटेंट डिलीवर करना हमारा दोस्तों का, मेरा दोस्तों कर्तव्य है। बस आप ईमानदारी से पढ़िए, जितना मैं दे रहा हूँ, जितना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको ठीक तरीके से पढ़िए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से लगे रहिए हमारे साथ, ठीक है।
अगला प्रश्न डी बोल रहे हैं सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं कि देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। कार्य करना कब शुरू किया था? 1947 में कार्य शुरू करना किया था। और इसका जो मुख्य कार्य है वो विकास उपलब्ध कराना है। क्या ये बात ठीक है? थोड़ा आराम से करिए, कई लोग गलत कर रहे हैं। थोड़ा आराम से करिए भाई, थोड़ा आराम से करिए। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अरे भैया, विकास वित्त आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये विकास वित्त उपलब्ध कराता है। किसी राष्ट्र को इसलिए पैसा देता है क्या कि वो आर्थिक विकास कर सके? ये थोड़ी होता है, ये तो विश्व बैंक करता है ना भैया, ये तो काम विश्व बैंक का है ना। तो आप ऑप्शन नंबर डी सभी लोग क्यों बोल रहे हैं? ये ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई क्यों बोल रहे हैं? वित्त उपलब्ध कराना भैया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विकास वित्त नहीं प्रोवाइड करता है, वो साख आपको उपलब्ध कराता है। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए वो साख उपलब्ध कराता है, न कि विकास वित्त उपलब्ध कराता है। आपको इसलिए पैसा नहीं देता है कि भैया आप जाइए अपने देश का आर्थिक विकास करिए। अंतरराष्ट्रीय तरलता को मजबूत करना, बिल्कुल 100% ठीक है। तरलता को मजबूत करना इसका उद्देश्य होता है, इसके लिए वित्त प्रोवाइड करता है। और विनिमय दर की स्थिरता को भी बनाए रखना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे 1 और 2 सही होगा, एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में आप गलत नहीं करिए, ठीक है। आसान सा प्रश्न आ गया आपके सामने कि रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनशील बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए, बच्चों वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। चालू खाते में परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? चालू खाते में परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट करके बताएगा क्या? बताइए भाई, इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों चालू खाते का मतलब होता है कि जो दृश्य मदें होती हैं या जो अदृश्य मदें होती हैं उसके लिए लोगों को बाजार दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1994 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आराम से, प्यार से और धैर्य से इसको पढ़ना है। कौन सी बातें सही नहीं है? और जितने लोग भी दोस्तों अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए। 1 घंटे 1.5 घंटे रोज नोट्स को कम से कम पढ़िए, जैसे न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट, सारी चीजें दी जा रही है। आराम से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आराम से दोनों जगह हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको फीस पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे 2000, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए सर, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं कुछ महानुभाव, बी बोल रहे हैं कुछ, सी कुछ बी, और कोई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि बढ़ती हुई लागत में किसी देश को एक वस्तु के निर्माण में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाता है। कितने बच्चों वाली बात है भाई,
अगर जो लागत किसी वस्तु की बढ़ रही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि उस वस्तु में विशिष्टीकरण किसी राष्ट्र को प्राप्त हुआ हो जाएगा। लागत क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई थोड़ी होनी चाहिए। इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर जो बढ़ती हुई लागत है तो उस देश को पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण हासिल नहीं होता है, वो होता है दोस्तों, उसे आंशिक विशिष्टीकरण बोला जाता है। मतलब आंशिक रूप से, कम रूप से विशिष्टीकरण अभी वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्थिर लागत की अगर जो बात होगी तो स्थिर लागत जहाँ पे आ जाती है वहां पे एक राष्ट्र जो होता है वो पूर्ण विशिष्टीकरण किसी वस्तु में प्राप्त कर चुका होता है। तो ये बढ़ता रहेगा, इसका मतलब कि क्या है कि अभी फर्म अनुभवहीन है, लागतों में वृद्धि होती चली जा रही है। भाई अभी तो आप अनुभवहीन है, इसका मतलब कि क्या करिए, अभी थोड़ा और प्रयास करिए। अगला, बच्चों वाली बात है कि नहीं है? कितने बच्चों वाली बात, क्यों गलत कर रहे भाई? विश्व बैंक जो है वो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, विश्व की सुलभ ऋण खिड़की अर्थात आईडीए क्या करता है, और आईएफसी क्या करता है, बताइए सर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है आज के सेशन में? बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है? बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है सेशन? बताइए क्या उत्तर होगा सर? विश्व बैंक जो है वो क्या करता है, व्यापारिक ब्याज दरों पर विकास ऋण देता है। अभी आपने देखा ना कि विश्व बैंक जो होता है वो आर्थिक विकास से संबंधित ऋण देता है। और ये जो विश्व बैंक होता है ना सर, ये कैसा ऋण देता है, ये दीर्घकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण। और दीर्घकालिक ऋण का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीर्घकालिक ऋण का मतलब क्या होता है, ऐसा ऋण जो 20 वर्ष या उससे ज्यादा के लिए हो। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें दोस्तों, तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए ये क्या देता है दोस्तों, आपको साख सहायता देता है। बिल्कुल ठीक है, आईडीए जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, जिसे सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं, विश्व की सुलभ ऋण खिड़की आईडीए, इस स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ये विश्व बैंक कब आया? 1945 में आया। ये कब आया? आईएमएफ 1945 में आया। आईडीए ये कब आया, कमेंट करके बताइए। और आईएफसी कब आया, ये भी कमेंट करके बताइए। और जो ये आईडीए होता है ये रियायती यानी कम ब्याज दर पे क्या देता है, आपको ऋण देता है, इसीलिए इसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं। और आईएफसी जो है ये निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करता है। इजी सी बात है। अगला, निम्नलिखित में से कौन असंतुलन विकास की परिकल्पना की मान्यता का सूत्रीकरण है? ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अरे भाई आईडीए की बात करें तो ये आईडीए कब प्रकाश में आया? इतने सारे लोग 56 क्यों बोल रहे हैं भाई? 60 होगा ना, 1960 में होगा ना? हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए सर, असंतुलित विकास कौन याद आना चाहिए? हर्ट्समैन साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी की मात्रा कम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि श्रम और पूंजी को उन्हीं क्षेत्रों में लगाइए जिन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे अर्थव्यवस्था के अगर जो 4 क्षेत्र हैं, ए, बी, सी और डी, तो अगर जो बी और सी में ये जो हमारे पास सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी है, इसको लगाया जाए, इसको निवेश किया जाए, विनिवेश किया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो लाभ प्राप्त होगा, लाभ के बाद हम ए और डी में क्या कर देंगे, निवेश कर देंगे। ये हमारे हर्ट्समैन साहब का कहना था। तो उन्होंने ये बात इसीलिए कही कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो समान रूप से निवेश करेंगे तो आपके पास जो संसाधन है, अर्थात जो आपके पास श्रम है, जो आपके पास पूंजी है, उसका आप नुकसान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सीमित श्रम और पूंजी है, तो सीमित श्रम और पूंजी को आप पहले उन्हीं क्षेत्रों में डालिए जिन क्षेत्रों में लाभ की संभावना ज्यादा है,
और जब वहां पे लाभ मिलेगा तो बाकी के बचे क्षेत्रों में आप फिर से क्या कर दीजिएगा, निवेश कर दीजिएगा। ठीक है, तो बी सर बिल्कुल ठीक है। अगला चलिए, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये कि शक्तियों के वृत्तीय समूह में ऐसी प्रवृत्ति होती है, उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण दरिद्र राष्ट्र दरिद्र बना रहता है। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए सर, है ना, है कि नहीं है? अब देखिए, अब अगर जो बात करें कि जितने लोग भी तैयारी करते हैं वो लोग इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक एक प्रश्न ढूंढ के लाता हूं जो आपके पेपर में ही पूछे गए। ये ऐसा नहीं है जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, है ना, लेकिन ये इतने प्रचलन में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आप धैर्य से, अगर जो बस आप इतना पढ़ के छोड़ देंगे तो आप गलत कर देंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल 100% ठीक करेंगे कि शक्तियों के वृत्तीय समूह की ऐसी प्रवृत्ति। ठीक है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेकर के किसने, रैगनर नर्स साहब ने गरीबी का दुष्चक्र दिया था ना, रैगनर नर्स साहब ने गरीबी का दुष्चक्र दिया ना। क्या कहा कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास आय कम है, आय का निम्न स्तर है। जब आय कम है तो लोगों की निवेश कम है, जब लोगों की निवेश कम है तो उत्पादकता कम है, उत्पादन कम है, उत्पादन कम है, तो ऐसी स्थिति में आय भी कम है। तो क्या हो जाएगा, एक चक्रीय प्रवाह ही तो है। आय कम था वहीं से चले थे और आय कम है वहीं पे आ गए। तो गरीबी का दुष्चक्र रैगनर नर्स साहब ने दिया था और क्या कहा था कि आय, निम्न आय जो है वो गरीबी का कारण भी है और गरीबी का परिणाम भी है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल, क्या उत्तर आ रहा है सर? रोस्टो साहब, सबको पता होगा द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के कितने चरण? 5 चरण। तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए 2, 1, 4 और 3 बिल्कुल ठीक है। अगर जो रोस्टो की बात करें तो बोले थे कि भैया कोई राष्ट्र अगर जो विकास की तरफ बढ़ा है तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें उन्होंने टेक ऑफ स्टेज की बात की थी। बिल्कुल ठीक है। हैरड की बात करेंगे दोस्तों, तो हैरड साहब वांछित समृद्धि दर की बात करते हैं। रैगनर नर्स साहब जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए, अर्थात संतुलित विकास की बात करते हैं। और हर्षमैन साहब कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे पास श्रम और पूंजी सीमित मात्रा में है, इसलिए आप अर्थव्यवस्था में उन्हीं क्षेत्रों में विकास करिए जिन क्षेत्र में लाभ प्राप्ति करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जितने लोग भी 2, 1, 4, 3 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिग्रहण की गई महालनोबिस नियोजन समसामयिकी में निम्नलिखित में से किसमें निवेश पे बल दिया गया? बिल्कुल ठीक है भाई, बताइए। अब जैसे देखिए, अगर जो आसान भाषा में ये प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। योजना अवकाश कब तक था? 1966 से लेकर के 69 तक था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। 8वीं पंचवर्षीय योजना मैक्स मूलर मॉडल पे आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पे आधारित था। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास पे आधारित था। और यहाँ पे प्रश्न कुछ और पूछ दिया गया है
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको बता दिया गया कि पीसी महालनोबिस पे मॉडल पे आधारित थी, लेकिन इसमें निवेश सबसे ज्यादा किस पे निवेश पे बल दिया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं भाई, कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, कई सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। बिल्कुल ठीक है, तो जो पीसी महालनोबिस मॉडल था दोस्तों, इसमें सर्वाधिक जो निवेश पे बल दिया गया था वो भारी उद्योग पे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये भारी उद्योग पे दोस्तों क्या किया गया था, निवेश पे बल दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो भारी उद्योगों पर निवेश पे, भारी उद्योगों पर निवेश किया जाए, इस पे सर्वाधिक बल दिया गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। अगला, जन उपयोगी सेवाओं में उचित प्रतिफल कीमत निर्धारण का तात्पर्य है। बेहतरीन सा प्रश्न, खूबसूरत सा, है ना, कि जन उपयोगी सेवाओं में उचित प्रतिफल कीमत निर्धारण का तात्पर्य। अब जैसे बहुत सारे लोग को इसका क्लू ही नहीं पता होगा कि एक प्रश्न कहां से पूछा गया, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया कॉन्सेप्ट जरूर ज्वाइन करिए, कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। अगर जो कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, जन उपयोगी सेवाओं में उचित प्रतिफल कीमत निर्धारण का तात्पर्य क्या है। बच्चों वाली बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, प्रश्न का उत्तर सही पाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो हम पढ़ते हैं ना भैया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी मनमाना कीमत निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, औसत लागत कीमत निर्धारण। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कि जन उपयोगी सेवाओं में उचित प्रतिफल कीमत निर्धारण का तात्पर्य होता है औसत लागत कीमत निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और औसत लागत कीमत निर्धारण के अंतर्गत क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो उत्पादक होता है ना, उसको असामान्य लाभ नहीं मिलता है, उसको सामान्य लाभ मिलता है। उसको क्या मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि थोड़ा आराम से पढ़िएगा, परेशान नहीं होइएगा। इतना बड़ा प्रश्न आ गया तो बहुत सारे लोग देख करके क्या होंगे, घबरा जाएंगे। आप टीचर बनने वाले हैं, अध्यापक बनने वाले हैं, तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, है ना, आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास कंसंट्रेशन होना चाहिए। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसका गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को देखते ही कहेंगे भाई नहीं हो पाएगा यार, हमसे हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई पढ़िए तो सही, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको पढ़िए, बहुत आसान सा प्रश्न है, हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उद्योग में संतुलन पर असाधारण लाभ नहीं होने के बावजूद भी अनुकूलतम क्षमता तक क्यों नहीं पहुंचा जा सकता है। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग तरीकों से यह प्रश्न पूछा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सभी लोग बता तो रहे हैं भाई, इजी सी बात है, सभी लोग भी बता रहे हैं, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उद्योगों में संतुलन पर असाधारण लाभ नहीं मिलने के बावजूद भी अनुकूलतम क्षमता तक वो इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि एकाधिकारात्मक फर्म की मांग वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उस समय स्पर्श करती है जबकि वो क्या होती है, गिर रही होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न आप रट्टा मार के तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े दोस्तों बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी।
और मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, उसको देखिए, करंट आपका कवर करा दिया जाएगा। सब कुछ कवर हो रहा है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। आप कम से कम दोस्तों 4 घंटे प्रतिदिन हमको दिया करिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। 2 घंटे एप्लीकेशन पे, 2 घंटे यूट्यूब पे, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से दोस्तों अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। और कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग दीर्घकालीन स्थिर अवस्था में केवल सामान्य लाभ अर्जित करते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? छोटी बात तो है, हम बार बार यही तो पढ़ते हैं ना भाई कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है। तथा विशुद्ध लाभ शून्य क्यों होता है? इसीलिए तो होता है भैया कि जो औसत आय होती है वो सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? AR इज इक्वल टू MR, यही तो होता है ना भैया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रोफेसर AC पीगू का विश्वास था कि निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पाद में भिन्नता जो कि निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों में भिन्नता उत्पन्न करती है को घटाया जा सकता है। कैसे घटाया जा सकता है? बढ़िया सा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ठीक है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MC, बिल्कुल सही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, कि पीगू का विश्वास था कि निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पादन में भिन्नता जो कि निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों में भिन्नता उत्पन्न करती है उसको किससे घटाया जाता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया पीगू को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज देख लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, तो बाजार तंत्र के द्वारा जो क्रियाशील होता है, ठीक है, तो प्रोफेसर पीगू का विश्वास था कि निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पादन में भिन्नता जो कि निजी एवं सामाजिक लागतों एवं लाभों में भिन्नता उत्पन्न करता है उसे बाजार तंत्रों की क्रियाशीलता से घटाया जाता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, पीसी सैमुअल्सन द्वारा प्रकट अधिमान सिद्धांत में निम्न में कौन सी मान्यता नहीं थी? चलिए भैया, सैमुअल्सन साहब ने जो प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था, बिल्कुल ठीक है, कौन सी मान्यता नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, डी बोल रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं कौन सी मान्यता नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए, इस प्रश्न को आराम से, धैर्य से, ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना? क्या बोल रहे हैं सर? सभी लोग डी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए कि उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अधिक वस्तुओं के संयोग को कम की तुलना में पसंद करता है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अगर जो ये गलत है तो होना क्या चाहिए भैया? ठीक है, तो दोस्तों जो सैमुअल्सन साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जो उपभोक्ता होता है ना, वो क्या करता है? वो सर्वोत्तम संयोग को चुनता है। ठीक है, संयोग को चुनता है।
जो उसके लिए सर्वोत्तम है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अधिक वस्तुओं के संयोग को कम की तुलना में पसंद करता है। नहीं भैया, वो अपने सर्वोत्तम संयोगों को चुनता है, कम और ज्यादा की बात नहीं होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता की योगात्मक आधारित है। मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता की योगात्मक आधारित है। किससे आधारित है भाई? बिल्कुल ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम पर गुस्सा नहीं होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हम पे गुस्सा आ जाते हैं, बाद में मैसेज करते हैं सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे जिस दिन सेशन कठिन आ जाता है उस दिन कई लोग कहते हैं सर जी कहाँ से लेके प्रश्न आए। हाँ, उनको प्रश्न नहीं आता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्साना नहीं है भाई। देखिए, हर सीढ़ी को चढ़ना है, आसान सीढ़ी को भी चढ़ना है, मॉडरेट सीढ़ी को भी चढ़ना है और कठिन सीढ़ी को भी चढ़ना है। तो ये जो कठिन वाली श्रेणी है, जो उच्चतम श्रेणी है, उसी से संबंधित प्रश्न है ना। इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मार्शल के दृष्टिकोण में उपयोगिता की योगात्मक आधारित होती है। हाँ, कई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर पता नहीं कहाँ से ला देते हैं। कोई बात नहीं, कहीं से नहीं लाते हैं, ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न बनते हैं। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है कि मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता की योगात्मकता आधारित है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। अरुणिमा तिवारी जी, बहुत सुंदर शब्द हैं। आपने जो कमेंट किया है बहुत सुंदर सब्जेक्ट, बहुत सुंदर शब्द है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता की योगात्मक आधारित होती है। किस पे आधारित होती है भाई बताइए? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि मार्शल के विश्लेषण में उपयोगिता की योगात्मकता आधारित होती है। उपयोगिता की गणना वाचकता तथा स्वतंत्रता की मान्यता के आधार पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु का उपभोग अन्य वस्तु के उपभोग को प्रभावित नहीं करता, अर्थात किसी एक वस्तु का उपभोग अन्य वस्तु के उपभोग को प्रभावित नहीं करता है। और अर्थात क्या होती है, वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है सर। तो एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला चलिए, कथन कारण। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो पूछा जाता है भैया, इस प्रश्न का वेटेज ज्यादा होने वाला है आपके पेपर में, है ना? क्या उत्तर आ रहा है? और जितने लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं एक बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आपने एक बार क्लास को पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दिया। आप उस क्लास को बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। जितनी बार आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज करते हैं उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अक्सर लोग गलतियां यही कर देते हैं कि एक बार पढ़ के सोच लेते हैं हमारा तो सब कवर हो गया, बस हो गया, पढ़ लिया, अब कितना मेहनत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगातार पढ़िए, रिवीजन करिए। और मैं बोलता हूं कि 5 दिन जो है वो नया पढ़िए और 2 दिन जो है सैटरडे और संडे, वो 2 दिन पूरा आप रिवाइज करिए कि पूरे सप्ताह में आपने क्या पढ़ा। सैटरडे और संडे को नया कुछ नहीं पढ़िए, केवल जो 5 दिन आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 70% तो लोग ऐसे ही होते हैं कि वो बस व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं
इधर उधर, यहाँ से भी देख लिए, यहाँ से भी पढ़ लिए, वहां से भी पढ़ लिए, ठीक है। उस चीज को अपने पास रखना भी है, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ना भी है, जो आप पढ़े हैं उसको अपने दिमाग में रखना भी है। तो 5 दिन पढ़िए ना नया, लेकिन भैया सैटरडे और संडे 2 दिन रखिए ना कि उसको पूरा रिवीजन करना है, कि 5 दिन जो हम पढ़े उसको 2 दिन रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होंगे, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर से पढ़ लिए, कोई ये किताब पढ़ लिए, ये किताब पढ़ लिए, एक ही सब्जेक्ट के 50 किताब पढ़ लिए और दिमाग में बचा कुछ नहीं, केवल कंफ्यूज और कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, कुछ लोग व्याकुल होते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। देखिए कितना भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करिए। इतना ही पढ़िए जितना रिवाइज कर पाए, ठीक है। हर जगह पढ़िए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन रिवीजन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन उस बिंदु पे होता है जहां कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक होने वाला है भाई ये तो। शून्य आधारित लाभ की स्थिति में न तो किसी भी विद्यमान फर्म के बहिर्गमन की प्रवृत्ति होती है और न ही कोई संभावित प्रवेशक उद्योग में प्रवेश करना चाहता है। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप पढ़े होंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, और दीर्घकाल में हमेशा ही एक फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, AR इज इक्वल टू MR की स्थिति होती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक बाजार स्थिति में फर्में कीमत उत्पाद निर्णय में परस्पर निर्भर होती है? बच्चों वाली प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बताइए। चलिए क्या उत्तर होगा? किसकी याद आई, किसकी याद आई भाई? कार्टेल की याद आई? कार्टेल की याद आई तो फिर किसकी याद आई? ओपेक की याद आई? अब आप कहेंगे सर ये सब क्या बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये उनके लिए बोल रहे हैं जो पुराने हैं, जो नए हैं वो फिर सुन लीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित में किस एक बाजार स्थिति में फर्में कीमत उत्पाद निर्णय में परस्पर निर्भर होती हैं? तो ये होता है दोस्तों अल्पाधिकार। और अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 12 से कम फर्में होती हैं, कुछ फर्में होती है, थोड़ी फर्में होती हैं, और ये सारी फर्में जो होती हैं वो आपस में मिलकर के कार्टेल का निर्माण करती हैं। अर्थात कार्टेल जो होता है वो अल्पाधिकार के अंतर्गत स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल जो है वो निर्धारित करता है कि हमारा उत्पादन क्या होना चाहिए और हमारी कीमत क्या होना चाहिए। और ये अपने कीमत को इतना कम रखता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि अपने लाभ को अधिकतम किया जाए और किसी नए फर्म को उद्योग में आने से रोक दिया जाए, किसी नए फर्म को उद्योग में आने से क्या किया जाए, रोक दिया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ओपेक जो है दोस्तों ये क्या है, ये तेल निर्यातक कंपनी है, और ये क्या है, इसमें बहुत सारे देश हैं जो मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों कि एक समूह का निर्माण करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक साधन के सीमांत मान उत्पादकता वक्र का अधोगामी ढाल वाला भाग वक्र प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि ये जो आज हम लोग पेपर देख रहे हैं ना, ये IAS 2003 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। ठीक है, यूपीएससी 2003 में ये पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो सोचिए आप IAS के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये IAS में 2003 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था वो उसी के इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समस्या हो नहीं रही होगी, है ना। बहुत ज्यादा समस्या आपको हो नहीं रही होगी। सोचिए 2003 में अगर जो इतना मेहनत करके दिए होते, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ लिए होते, थोड़ा पर्यावरण पढ़ लिए होते, तो सब्जेक्ट और पढ़ लिए होते, तो प्री तो क्वालिफाई ही हो जाता। चलिए, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक साधन के सीमांत मान उत्पादकता वक्र का अधोमुखी ढाल वाला भाग प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सबका उत्तर गलत होने वाला है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं एक साधन का मांग वक्र बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के दशा में सीमांत उत्पादक वक्र का गिरता ढाल से व्युत्पन्न मांग वक्र का भी ढाल जो होता है वो समान होता है। जैसे कि मैं अगर जो आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो मजदूरी दर अगर जो गिरती है तो श्रमिकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात मजदूरी में कमी आएगी तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोनों में विपरीत संबंध होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक साधन का ये मांग वक्र के संदर्भ में प्रयोग होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न कि स्फीति संबंध गतिरोध अर्थात स्टैग्फ्लेशन का तात्पर्य क्या है। अब टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 10 साल के पेपर के इतिहास को देखेंगे तो 10 में से 7 बार स्टैग्फ्लेशन पूछा है कि क्या होता है। और ये 2003 में IAS में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? नहीं 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 नहीं, अब आपको ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर जो अब इस टाइम वर्तमान समय में यूपीएससी का पेपर आप सॉल्व करेंगे और आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न मिल जाए आपको, तो अब नहीं मिलेगा। अब प्रकृति चेंज हो चुकी है। वर्तमान समय में ऐसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको पेपर में नहीं मिलेंगे यूपीएससी में। अब प्रकृति चेंज हो चुकी है। ये 2005 तक, 5 या 6 तक ऐसे प्रश्न आते थे, उसके बाद नहीं, चेंज हो गया, पैटर्न नहीं चेंज हो गया। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है कि उच्च बेरोजगारी अवधि में उच्च मुद्रास्फीति, अर्थात क्या होता है कि सतत रूप से बेरोजगारी बढ़ती है और सतत रूप से क्या होती है, वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है, महंगाई भी बढ़ती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। अब जैसे देखिए, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, इन साहब ने क्या कहा था, तरलता जाल की स्थिति दी थी। तरलता जाल में क्या कहा था कि मुद्रा पूर्ति की, अगर जो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो एक निश्चित सीमा तक ही ब्याज की दर में कमी आएगी,
ब्याज की दर कभी भी शून्य अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यही क्या होता है, तरलता जाल की स्थिति होती है। मोदी गिलियानी साहब की बात करें तो ये क्या किसकी बात करते हैं, जीवन चक्र परिकल्पना की बात करते हैं। क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जो व्यय होता है वो उसके पूरी जिंदगी में वो जो आय अर्जित किया होता है उसके द्वारा निर्धारित होता है। हिक्स साहब की बात करें तो हिक्स साहब IS वक्र की बात करते हैं और पीहू साहब मुद्रा विभ्रम की बात करते हैं, जिसमें आपको ये लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप अमीर नहीं हो रहे होते हैं। वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। अगला, मुद्रावादियों के मत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा इसमें से सही नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक है कि मुद्रावादियों के मत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सी बातें ठीक नहीं है। आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, लाइक की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए भाई, ठीक है। आप ही की तो क्लास है ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा लाइक शेयर किया करिए। चलिए भाई बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आराम से, गलती नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मुद्रावादियों के मत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मुद्रास्फीति लालची व्यवसायी उद्यमियों तथा अनैतिक संघों की अपनी कीमतों तथा मजदूरियां बढ़ाने के प्रयत्नों का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी मुद्रास्फीति के संदर्भ में जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति जब आती है, तो उससे किसको लाभ होता है? जो कर्ज लिया रहता है उसको लाभ होता है, जो कर्जदाता होता है उसको क्या होता है? हानि होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फिशर की मुद्रा मात्रा सिद्धांत की मुख्य रूप से इसलिए आलोचना की गई है क्योंकि, अब ये देखिए ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न पीजीटी में, टीजीटी में और इकोनॉमिक्स की अन्य अलग अलग परीक्षाओं में एक बार नहीं अनेकों बार पूछे गए हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा सर, आराम से धैर्य से इस प्रश्न को करिए। क्या उत्तर आ रहा है? फिशर की आलोचना क्यों की जाती है भैया? फिशर साहब ने क्या कहा था? कहा था ना कि MV इज इक्वल टू PT होता है सर, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जो कीमत स्तर होगा उसमें 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी। कीमत क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा और जो मुद्रा का मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा आधा, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जो बताते हैं वो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है। जैसे आप देखिए कि जब हम लोग बचपन में थे ना दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, ठीक है, इतना ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में ये भी देखा होगा, जो लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे ना जो 10 रुपए में क्या करते थे कि अपना पूरा दिन बिता देते थे, 2 रुपए में पूरा दिन बिता देते थे। आज संभव है क्या कि 2 रुपए 10 रुपए में पूरा दिन बिता देंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। 10 रुपए आपके पास होता था, 10 रुपए लेकर के आप क्या करते थे? मेला करने चले जाते थे। गांव में मेला लगा हुआ है, मेला करने चले जाते थे, ठीक है। 1 रुपए या 2 रुपए का आपको क्या मिल जाता था दोस्तों? टिकिया मिल जाता था, ठीक है। 2-4 टिकिया खा लेते थे, थोड़ा बहुत क्या गुब्बारा खरीद लेते थे, आपका काम हो जाता था 10 ही रुपए में। लेकिन अब हो पाएगा क्या? अब तो नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू उस टाइम ज्यादा थी, अब वर्तमान समय में कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, कीमतें बढ़ी है, मुद्रा का मूल्य कम हुआ है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि यह हमें नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। ये बात तो बताते हैं कि भैया कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करता है, लेकिन किस प्रकार करता है ये नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो भी बताते हैं अच्छा बताते हैं, सही बताते हैं। अगला, कथन दिया गया है, कारण दिया गया।
भारत में मात्र मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को समाप्त नहीं कर सकती है। क्या ये बात ठीक है? अगर जो आरबीआई चाहे तो केवल मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को समाप्त कर सकता है क्या? अगर जो केवल आरबीआई चाहे तो। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सर। चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और संरचनात्मक तत्वों कीमतों को अधोमुखी दिशा में अनम्य तथा ऊर्ध्वमुखी दिशा में लचीला बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए इजी सी बात है कि आरबीआई चाह करके भी क्या कर सकती है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नहीं रोक सकती है, एक निश्चित सीमा तक ही रोक सकती है। लेकिन अगर जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो मुद्रास्फीति कब आता है? जब मांग में वृद्धि होता है। तो जैसे जैसे मांग बढ़े वैसे वैसे अगर जो पूर्ति को भी बढ़ाया जा सके, अर्थात मांग व पूर्ति को संतुलित किया जा सके, तो क्या होगा कि हम मुद्रास्फीति पे क्या कर सकते हैं? मुद्रास्फीति पे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में ब्याज की दर घटाई जा रही है। भारत में ब्याज की दर अगर जो घटाई जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा? देखिए समय समय पे बैंक कहता है ना कि ले जाइए ब्याज, 2% की ब्याज ले जाइए, 2% पर ब्याज ले जाइए, 0% पे 2% ब्याज की दर पे ऋण ले जाइए, 0% ब्याज पे ऋण ले जाइए। बैंक अक्सर कहता है ना आपसे अगर जो ब्याज की दर में कमी आएगी तो उससे क्या देखने को मिलेगा बताइए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सभी लोग। और कोई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि सार्वजनिक ऋण का भार कम करने के लिए अगर जो आप ब्याज कम देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर ऋण कम रहेगा। सरल क्रेडिट सुविधाओं के सृजन के लिए एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और ब्याज दर संरचना की विश्व ब्याज दरों के साथ संरेखण के लिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त तीनों को निष्पादित करने के लिए सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। क्या ये बात सही है? प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। क्या ये बात सही है? चलिए, और कारण दिया गया है कि वे सभी करदाताओं पर उनकी आय के भेद के बिना समान रूप से लागू किए जाते हैं। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है सर? बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रतिगामी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि प्रतिगामी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि सबका जो होता है त्याग समान नहीं होता, सबका जो सीमांत त्याग होता है वो समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि अगर जो 5 रुपए का बिस्किट अमीर खरीद रहा है तो वो भी मान लीजिए 5 रुपए में 50 पैसे क्या देगा? 50 पैसे टैक्स देगा। गरीब भी 5 रुपए में बिस्किट खरीद रहा है तो वो भी 50 पैसे टैक्स देगा। तो ऐसी स्थिति में अमीर के लिए 50 पैसे की टैक्स, 50 पैसे की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन गरीब के लिए 50 पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। और वे सभी करदाताओं पर उनकी आय के भेद के बिना समान रूप से लागू किए जाते हैं। अगर जो 5 रुपए का आप बिस्किट खरीदते हैं तो डजेंट मैटर कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आपको भैया टैक्स उतना देना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, समय के साथ साथ केंद्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो ब्याज भुगतान में वृद्धि राजस्व घाटे में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए बताइए सर, क्या एक दूसरे को ये जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं सर? अगेन ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। देखते हैं, समय के साथ साथ केंद्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़ रहा है। बिल्कुल भैया, राजस्व घाटा गवर्नमेंट की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भैया हम ऋण लेते चले जा रहे हैं
और ऋण ले रहे हैं तो उस पर ब्याज हमको ज्यादा चुकाना पड़ रहा है और वो ब्याज भविष्य में चुकाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा राजस्व घाटा बढ़ रहा है। ब्याज भुगतान में वृद्धि राजस्व घाटे में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि केंद्र सरकार क्या करता है, सबसे ज्यादा जो व्यय करता है वो ब्याज के भुगतान पे करता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम जब ऋण भी लेते हैं ना तो 50,000 करोड़ रुपए का लेते हैं, उस पर 1% भी अगर जो ऋण लगा 2%, 1% या 2% भी ब्याज लगा तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बचत बजट नीति का आश्रय लिया जाता है जब अर्थव्यवस्था सामना कर रही है। अच्छा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक। क्या उत्तर होगा, बचत बजट नीति का आश्रय। एक होता है दोस्तों अतिरेक बजट, एक क्या होता है, अतिरेक बजट होता है। एक जो होता है वो क्या होता है सर, अतिरेक बजट होता है, और दूसरा जो इसमें पूछा गया है बचत बजट। ठीक है, ये दो प्रकार के बजट होते हैं। क्या अंतर होता है दोनों में सर बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बचत बजट, चलिए आराम से करिए, गलती नहीं होना चाहिए। सभी लोग यही बोल रहे हैं क्या, सभी लोग यही बोल रहे हैं क्या, तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं आर्थिक तेजी का अनुभव होता है, ठीक है, तो बचत बजट नीति का आश्रय लिया जाता है जबकि अर्थव्यवस्था सामना कर रही है मुद्रास्फीति एवं आर्थिक तेजी में अनुभव। मुद्रास्फीति तब आती है भैया, मुद्रास्फीति तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। अर्थात क्या होता है दोस्तों, मुद्रा की, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोगों के पास क्या होता है कि मुद्रा बढ़ता है, मुद्रा बढ़ता है तो अपने मांग को बढ़ाते हैं, मांग बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में पूर्ति नहीं बढ़ पाती है तो वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है लेकिन वस्तुएं मार्केट में कम होती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बचत का बजट बनाते समय गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना जो आय होता है उससे कम व्यय सरकार करता है, मतलब आय सरकार ज्यादा प्राप्त करता है और व्यय कम करता है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति इससे क्या होगी, कम होगी। मुद्रा की जो पूर्ति होगी अर्थव्यवस्था में वो कम होगी और मुद्रा की पूर्ति अगर जो अर्थव्यवस्था में कम होगी तो मांग वो पूर्ति क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अतिरेक बजट में क्या होता है कि सरकार की आय कम होती है लेकिन सरकार व्यय ज्यादा करता है। ये दोनों बात याद रखिएगा कि बचत बजट क्या होता है कि सरकार की आय जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन सरकार व्यय कम कर रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में वैसे ही मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है। मुद्रा अगर जो ज्यादा है तो लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं, मांग ज्यादा कर रहे हैं, उस अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत ज्यादा वस्तुओं की मांग है लेकिन वस्तुओं की पूर्ति कम है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण महंगाई आ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को गवर्नमेंट क्या करती है, कम करती है बचत बजट की नीति का आश्रय लेकर के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, विचार करके बताइए कि प्रभावशाली होने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को प्रदान करने योग्य होना चाहिए। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपने इस लेवल को ठीक तरीके से तैयार कर दिया ना, इस लेवल को ठीक तरीके से तैयार कर दिया, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्रश्न इधर उधर से पूछ लिया गया। अरे भाई, अगर जो आपने इकोनॉमिक्स को ठीक तरीके से पढ़ा है तो कहां से प्रश्न बना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से ही बना होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ही बना होगा, समष्टि से ही बना होगा, व्यष्टि से ही बना होगा, और कहां से बन सकता है। अब वो बात अलग है कि आपको ये लगता है कि पूछे कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्रगतिशील कर क्या, आप ये सोचते हैं कि एक लाइन में आसान तरीके से वो पूछ ले। तो ऐसी स्थिति में माइंड को थोड़ा सा आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। चलिए, और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। एक दो असफलता भी लग जाती है लेकिन फिर भी जीतता वही है जो लगातार लगा रहता है ना। क्या उत्तर हो जाएगा, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? आराम से करिए, गलती हो रही है, गलती हो रही है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है। चलिए, तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि देखिए प्रभावशाली होने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को प्रदान करने योग्य होना चाहिए, वो होना चाहिए राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच एक विनिमय दर व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है। भुगतान असंतुलन को दूर करने योग्य एक समायोजन तंत्र और भुगतान घाटों में वित्त पोषण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष की मात्रा और विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता की समस्याओं के समाधान में सहायता हेतु एक वित्तीय सहायता सुविधाओं का सेट। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, 1 2 3 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि यदि एक राष्ट्र की व्यापार की शर्त 2 है तो उसके व्यापारिक साझेदार की व्यापार की शर्तें होंगी। इतना खूबसूरत सा प्रश्न है ना, कहीं मिलेगा नहीं भाई, कई प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे नहीं आपको। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और देखिए एक बात और है, सफलता प्राप्त करनी है ना तो थोड़ा सा अपने अकेला रहने का प्रयास करिए, है ना। प्रयास करिए कि आप अकेले रहें। जिस दिन आप अपने अकेलेपन को एंजॉय कर लेंगे ना, उस दिन आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अननेसेसरी रूप से क्या होता है ना कि लोग बंधे होते हैं एक दूसरे से, जिसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर जो वाकई में आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अब ठीक है, अगर जो आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या आप मैरिड हो चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन अगर जो आपकी परिस्थिति आपको अलाउ कर रही है ना, तो आप थोड़ा अकेले रहेंगे ना तो आप जिंदगी को बेहतर समझ पाएंगे और अपना बेहतर एफर्ट आप दे पाएंगे ताकि भविष्य में आपको सफलता प्राप्त हो सके, है ना। तो जिस दिन आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगेंगे ना, उस दिन यार फिर बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। तो जरूर थोड़ा सा प्रयास करिए कि अकेला रहिए, अपने आप से बात करिए, अपने ऊपर काम करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने चाचा के यहाँ नहीं जाएंगे, चाचा बुरा मान जाएंगे, मामा बुरा मान जाएंगे। आपके जाने आने से कोई किसी का मतलब नहीं बनता है, कोई आपके बारे में सोचता भी नहीं। दुनिया आपको तभी तक पूछती है जब तक आपके पास क्या होता है कि उनको सुविधा देने के लिए आपके पास क्या होता है, दुनिया आपको तभी तक पूछती है जब तक उनका आपसे स्वार्थ होता है। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उस दिन उनके लिए आप दुनिया के सबसे खराब इंसान बन जाएंगे। तो ऐसे स्वार्थी दुनिया के चक्कर में पड़ना क्या है। अब हम ये भी नहीं करें कि समाज से बिल्कुल दूर हो जाइए, समाज में बने रहिए, लेकिन अपना समय बिल्कुल दूसरे के प्रति तो यार बिल्कुल नहीं बर्बाद करिए। दूसरे के लिए अपना समय बिल्कुल यार बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। आपने बचपन से लेकर आज तक इतने रिश्ते बनाए, कितने लोग आपके साथ रहे। प्रैक्टिकली जीवन जीजिए ना, प्रैक्टिकल होके जीवन जीजिए। इतने सारे लोग आपके जीवन में आए थे ना बचपन से लेके अभी तक। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लगता होगा कि इनके बिना तो हमारी जिंदगी संभव ही नहीं है, लेकिन सब छूट गए ना, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं ना। तो क्या मतलब है इस प्रकार के रिश्ते निभाने और चलाने के लिए, है ना। तो अपने आप पे काम करिए, अपने आप को बेहतर करिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अपने आप को बेहतर बनाइए, सब बेहतर हो जाएगा। बस अपने आप को बेहतर बनाइए। बहुत सारे लोग बचपन में सोचते हैं कि बड़े होकर के क्या करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे। अब बड़े होके वो खुद ही गरीब हो जाते हैं तो गरीबों की मदद क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब आप चाहते हैं कि किसी की मदद करें तो कम से कम उस लायक बन जाइए। पता चले बेरोजगार है, कह रहे हम समाज का मदद कर रहे हैं, तो आपके इतना मूर्ख इंसान कोई नहीं है। आप खुद ही बेरोजगार है, कह रहे हम समाज का मदद कर रहे हैं, आप क्या मदद कर पाएंगे भाई, है ना। तो अपने ऊपर काम करिए, पहले अपने को विकसित करिए, फिर जब बहुत सारी चीजें आपके पास होगी तो जितना मन करेगा उतना समाज का मदद करिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई कि यदि एक राष्ट्र की व्यापार की शर्तें 2 हैं तो उनके व्यापारिक साझेदार की व्यापार की शर्तें क्या होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सर, क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, 1/2 होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। तो व्यापार की शर्तें क्या होती है, 2 देशों के बीच विनिमय दर की शर्तों को दर्शाता है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, आपस में प्रतिलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एक राष्ट्र की व्यापार शर्त
दो है तो उसके व्यापारिक साझेदार की व्यापार की शर्तें क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अगर जो ए और बी ये दो हैं, ए की व्यापार शर्त अगर जो दो होगी तो बी की व्यापार शर्त इसका प्रतिलोम होगा, अर्थात 1/2 होगा। अगर जो ए और बी है, ठीक है, तो ए की व्यापार शर्त अगर जो 4 होगी तो बी की व्यापार शर्त क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई सर? व्यापार से लाभ व्यापार की शर्तों द्वारा निर्धारित होती है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो व्यापार से लाभ तुलनात्मक लागत अनुपात के अंतरों पर निर्भर करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है भाई, कि व्यापार के लाभ व्यापार की शर्तों द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं कि जब आपके निर्यातों की मात्रा ज्यादा होगी, आयात की मात्रा कम होगी, तो ऐसी स्थिति में व्यापार से आपको लाभ होगा। जब निर्यात कम होंगे, आयात ज्यादा होंगे, तो व्यापार से आपको हानि होगा। बिल्कुल ठीक है कि व्यापार से लाभ व्यापार की शर्तों के द्वारा निर्धारित होते हैं, और व्यापार से लाभ तुलनात्मक लागत अनुपात के अंतरों पर निर्भर करते हैं। बात ये भी 100% ठीक है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी हमारे रिकार्डो साहब के द्वारा, ये रिकार्डो साहब के द्वारा कहा गया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये दो अलग अलग थियरी में बोला गया है, लेकिन बातें दोनों ठीक है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए भाई। और इस सेशन को 1-2 बार और देख लीजिएगा जरूर, इस सेशन को 1-2 बार और देख लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत जो दिया था वो जेएस मिल के द्वारा नहीं दिया गया था, ये गुडसॉफ कैसल साहब के द्वारा दिया गया था। तो मिल साहब ने क्या दिया था, जेएस मिल साहब ने पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया था, पारस्परिक मांग सिद्धांत दिया था जेएस मिल साहब ने। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, एक देश के भुगतान संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भुगतान संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भाई, बता दीजिए। एक देश के भुगतान संतुलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग, आज का सेशन थोड़ा सा कठिन होने के बावजूद भी शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहे। देखिए, आप इसी कंटिन्यूटी को जारी रखिए, सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है, सफलता आपसे दूर नहीं है। और आपको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है ना, तो अगर जो आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है तो आप इतना देर तक क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाते। ठीक है, जो बीच से क्लास छोड़ के चले गए ना, वो सब परेशान होके चले गए कि यार ये तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं, कल क्लास किया जाएगा, सर जी कल अच्छा प्रश्न लेकर के। आप विश्वास मानिए कि अगर जो आपने पूरा सेशन ज्वाइन किया है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप इकोनॉमिक्स को समझ पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स को आप सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोग बी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एक देश
कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का आधिक्य पूंजी खाते के घाटे के बराबर होता है और इसका विलोमता भी सही है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, चालू खाते का आधिक्य जो होता है वो निवल विदेशी विनियोग के समान होता है, वो निवल विदेश विनियोग के समान होता है, न कि दोस्तों पूंजी खाते के घाटे के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। चलिए, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक हमारी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही है उसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको वहां पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। वहां पे आपको लाइव क्लास के बाद वीडियो लेक्चर भी दे दिए जाते हैं ताकि आप जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं। बार बार वहां पे पढ़िए, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिए, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको वहां पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, रोज नोट्स पढ़िए, रोज नोट्स पढ़िए, ताकि इधर से कॉन्सेप्ट पढ़ के नए नए चीजों को आप सीखते जाएं और नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते जाएं। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे आपको सही करना है, उस चीज को सही करिए, फिर आप अगला टेस्ट दीजिए। और देखिए, 1-2 दिन में इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं हो पाएगी, कम से कम आपको 3-4 महीने लगना पड़ेगा। और आपके जितनी भी एग्जामें हैं वो 3-4 महीने के बाद होने के प्रबल 3 महीने के बाद होने के प्रबल चांसेस है, तो यथाशीघ्र लग जाइए। टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और आपको यहाँ पे दोस्तों करंट भी मिल रहा है। इन सारी चीजों को सिस्टमेटिक बेस से आप एप्लीकेशन पे करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, बिहार पीजीटी, सबके लिए दोस्तों जो है वो अलग अलग बैचेज हैं, ठीक है। और बिहार में पीजीटी की वैकेंसी फिर से आने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एडमिशन की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट की और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो आपको सिंपली गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये सेम नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए, जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।